नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो आखिरकार धीरे धीरे जो 7 चरणों का चुनाव था, अब वो आखिरी चरण के मतदान की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है देश में और दिल्ली में, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो भी तेज होती जा रही हैं। और सबकी निगाहें अब इस बात पर लगी हैं कि 4 जून को चुनाव का परिणाम क्या आएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। जब इन चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ था, उस दिन से यह बात हुई थी कि नरेंद्र मोदी को हराना है, दिल्ली से हटाना है और उसके लिए गठबंधन बनाना है। गठबंधन बनाने को लेकर जो कुछ जो है उलटबाजियां हुई, जो कुछ बैठकों का सिलसिला चला, उसका नतीजा क्या निकला है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखिए कि 7 चरणों का चुनाव आखिरी चरण में है। लेकिन बंगाल से अगर इन चरणों में कहूं, क्योंकि ये जो 7वां चरण है इसमें करीब करीब 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें 13 सीटें पंजाब की हैं और 7 सीटें 9 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। लेकिन अगर इस गठबंधन की बात करें जो मोदी को हटाने, मोदी को हराने आया था, तो फिर पंजाब से लेकर बंगाल गठबंधन बेहाल। ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये आज बीजेपी ने आरोप लगाया, बीजेपी ने कहा, बीजेपी ने दावा किया कि यह गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ है और इसका हश्र भी यूपीए की तरह होगा और चुनाव खत्म होते ही यह गठबंधन जो है टूट के बिखर जाएगा। लेकिन चुनाव खत्म होना तो अभी दूर की बात है। अभी जबकि चुनाव चल रहा है, ऐसे में जिस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, पंजाब से लेकर बंगाल, उसको देखकर क्या यह कहना सही नहीं होगा पंजाब से बंगाल गठबंधन बेहाल। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये खुद जो है एक दूसरे पर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये गंभीर आरोप हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कह रही है कि कानून व्यवस्था चौपट है और दीदी ने, यानी ममता दीदी ने बंगाल का बुरा हाल कर दिया है। और ममता दीदी कह रही है ये कांग्रेस निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। और गठबंधन में दोनों साथ हैं। इसी तरह से पंजाब में आ जाइए। पंजाब में कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी तो भ्रष्ट पार्टी है, आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का इतना बड़ा घोटाला किया और इसको 15 दिन की जमानत मिली है, लेकिन ये फिर दोबारा जेल जाएगा। ये कांग्रेस कह रही है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि 13 की 13 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि अकाली दल और कांग्रेस ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया था। अब आप समझिए कि इस गठबंधन में किसकी बात पे यकीन किया जाए, क्योंकि इसी गठबंधन की घटक दल कांग्रेस है जो कह रही है कि दीदी ने बेड़ा गर्क किया बंगाल का। दीदी कह रही हैं कि कांग्रेस निकम्मी। आप सोचिए इसमें गठबंधन में किसकी बात को सही माना जाए। इसी तरह से गठबंधन जब पंजाब में आ जाता है तो किसकी बात को सही माने? चन्नी की बात को सही माने जो अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बता रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल को सही माने जो ये कह रहे हैं कि पंजाब का बेड़ा गर्क कांग्रेस ने किया? ये अजीब सी सिचुएशन है। लेकिन है क्या बड़ा दिलचस्प जो अब तस्वीर बन रही है वो ये कि 1 तारीख तक लड़ेंगे, 1 जून तक लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद चुनाव खत्म होंगे तो 1 तारीख को एका करेंगे। इसकी भी कोशिशें शुरू हो गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम जो गठबंधन की पार्टियां थी उनको बुलाया है, कहा है कि 1 तारीख की बैठक करेंगे। यानी अब तक जो आरोप लगाए, जो एक दूसरे के कपड़े फाड़े, वहां पर बैठ के एक दूसरे के कपड़े इस्त्री करेंगे कि भाई चुनाव नतीजे आ रहे हैं तो हमारे पक्ष में आ जाएंगे, तो चलो कुछ सरकार बनाने की कोशिश होगी। लेकिन इसमें भी नींबू निचोड़ दिया। ममता दीदी ने कहा 1 तारीख को नहीं आ सकती, क्योंकि 1 तारीख को तो चुनाव है। लेकिन शायद ममता दीदी को कंसीडर ही नहीं किया गया, इसलिए 1 तारीख की बैठक बुला ली गई। ये तमाम पहलू हैं जो इस वक्त राजनीति में गरमाए हुए हैं। और इस सब के बीच आम आदमी पार्टी रोज नए आरोपों में, विवादों में घिरती जा रही है। अभी स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला जो है ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री एक महिला के साथ, एक महिला से सेक्सुअल फेवर मांगते हुए उनका वीडियो जो है वायरल हो गया। मंत्री हैं, सोचिए, उनका वीडियो वायरल हो गया है और उसको लेकर भी अब मुद्दा बनाया जा रहा है। इस बीच जो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि देश में अगर मोदी आ गए तो तानाशाही आ जाएगी, संविधान खतरे में आ जाएगा, उन्होंने आज तानाशाही की झलक जो है पंजाब में दिखा दी। क्योंकि पंजाब में
आम आदमी पार्टी को लगातार एक्सपोज कर रहे जी न्यूज के तमाम चैनलों को पंजाब में प्रतिबंधित कर दिया गया है। सोचिए, एक पूरे न्यूज नेटवर्क को प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि वो चैनल आम आदमी पार्टी के अनुकूल खबरें नहीं दिखा रहा था। तो तानाशाही की झलक केजरीवाल दिखा रहे हैं, आरोप मोदी पर लगा रहे हैं। यही गठबंधन की राजनीति है। दो टूक में आज इन सब पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आइए आपको जरा बंगाल का दिखाते हैं। बंगाल में किस तरह से बंगाल में राजनीति चल रही है, अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, ममता दीदी किस तरह से इनकार कर रही हैं, देखिए जरा। दुर्भाग्य ये कि सीपीएम और टीएमसी की पॉलिटिक्स ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। ये सिर्फ पार्टियां दो है, इनकी दुकान एक ही है और दुकान में सामान भी एक ही है। टीएमसी और लेफ्ट इंडी अलायंस में है। टीएमसी और लेफ्ट दोनों वोट बैंक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। इन दोनों पार्टियों ने पश्चिम बंगाल को करप्ट सिस्टम दिया, तोलाबाजों का सिस्टम दिया और सबसे बड़ी बात, ये दोनों पार्टियां एंटी डेमोक्रेसी है। पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी इलेक्शन बंगाल में बिना खून खराबे के पूरा नहीं होता। यहां गणतंत्र बचाने के लिए पहरा देना पड़ता है। यहां मानवता की सेवा करने वाले संतों ने अपनी आवाज उठाई तो उनका जीना मुश्किल कर दिया। उनको गालियां देने आने लगी, उन पर हमले होने लगे। ये टीएमसी का टेरर मॉडल है। बंगाल में आइए तो ये मीडिया में खबर आई है कि ममता बनर्जी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो 1 जून को आहूत इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं आएंगी। जिसे कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, यानी संकेत पहले ही दिखने लगे कि ये पूरा का पूरा गठबंधन किस तरीके से विध्वंस की तरफ जा रहा है। और इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। बंगाल में कानून की हालत ऐसा बुरी, कानून की हालत आज से नहीं कई सालों से, जिस दिन से सत्तारूढ़ पार्टी में तृणमूल शामिल हुई, काबिज में आए, बंगाल के सत्ता तृणमूल पार्टी के काबिज में आए, तब से ये लगातार जारी है। तो ये तो बंगाल का हाल था। अब जरा पंजाब लेकर आपको ले चलता हूं। पंजाब में भी यही हो रहा है। जैसे मैंने कहा, जिस तरह से गठबंधन बंगाल में लड़ रहा है, वैसे ही पंजाब में भी लड़ रहा है। आपस में फूट पड़ी हुई है। जो लोग कह रहे हैं कि हम एक साथ हैं, वो एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के बड़े नेता हैं। सोनिया गांधी परिवार के, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी इनके करीबी हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पंजाब में रेत का भयंकर घोटाला चल रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए आम आदमी पार्टी ने अपनी जेब में डाल लिए हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमसे ईमानदार कोई है ही नहीं। सुनिए जरा। अब जो लोकसभा का चुनाव अपने अंजाम पे पहुंच रहा है, तो अब इंडी गठबंधन जो है उसका भी मुझे लगता है कि वो अपनी अंतिम तिलांजलि की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब से बंगाल तक इंडी गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव के अंतिम चरण आते आते। दूसरा एक विषय यह भी कि पंजाब में आपने देखा कि वहां सरकार के एक मंत्री बलकार सिंह का एक बहुत आपत्तिजनक वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने
एक लड़की के साथ बहुत आपत्तिजनक हरकत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप सोचिए, ये पार्टी वही है जो दिल्ली में अपनी महिला सांसद को मुख्यमंत्री आवास में दुर्व्यवहार करती है और उसके बाद निर्लज्जता के साथ उसका चरित्र हनन करती है, और इसी सरकार का मंत्री पंजाब में इस प्रकार की हरकत करते हुए दिखाई पड़ता है, और उसके बाद भी ये सब लोग अपने मुंह में दही जमाकर बैठे रहते हैं। मुझे लगता है कि पंजाब की जनता इस पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए संवेदना के साथ और प्रबलता के साथ इसका सही उत्तर देगी। अभी 2 ही साल हुए हैं हमारी सरकार बने हुए, 2 साल तो कुछ भी नहीं होते। उसके पहले 75 साल आपने इस पार्टी को भी मौका दिया, इस पार्टी को भी मौका दिया, और इन दोनों पार्टियों ने मिलके बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का। अब जब हमने संभाली सरकार तो पता चला कि पंजाब का कितना बुरा हाल था। आप लोगों से छिपाने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप सारे पढ़े लिखे लोग हो, व्यापारी लोग हो, कारोबारी लोग हो, आपको सब पता है कि कितना बुरा हाल था। केजरीवाल एक शराब दे बहुत बड़े घोटाले च नामजद जेल चो सिर्फ 15 दिनों वास्ते बाहर आ रहा है। अजिहे बंदे पर असीं क्या विश्वास कर सकते हैं। दिल्ली दे विच बहुत बड़ा शराब का घोटाला होया ते उही घोटाला पंजाब विच भी होया। पंजाब दे विच अजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। असीं उह कार्रवाई की मंग करते। केजरीवाल दा इत्थे स्वागत नहीं, उसका विरोध होना चाहिए कि अजिहा बंदा जिहड़ा लुट के खा गए साडे पैसे नूं इन्हां ने जहाज़ां दे धूए च रोलता। तो ये आपने देखा, पंजाब की भी कहानी मैंने आपको दिखाई और साथ साथ बंगाल की भी कहानी दिखाई, और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त जो है 4 मेहमान जुड़ चुके हैं आज की डिबेट में। मेरे साथ गुरु प्रकाश पासवान, बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश पासवान। कमरू चौधरी मेरे साथ जुड़े हैं बहुत दिनों बाद। कमरू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। बंगाल के जो है कांग्रेस के नेता हैं, अभी तक चुनाव लड़वा रहे थे, पता नहीं ममता दीदी को हरवा रहे हैं, जितवा रहे हैं लेकिन ये पूछूंगा उनसे। मेरे साथ संजीव कौशिक हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ रमन मलिक है, रमन मलिक जो हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कमरू भाई आपसे ही करता हूँ, बड़े दिनों बाद आप मिले। बंगाल में क्या हो रहा है? अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं कि वहाँ की तो कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, चौपट है। अब उन्हीं दीदी को आप दिल्ली लाएंगे, दिल्ली की कानून व्यवस्था और देश की कानून व्यवस्था ध्वस्त और चौपट करने के लिए, या दिल्ली में लाके अपने कंट्रोल में रख लेंगे, ठीक कर देंगे उनको? अशोक जी, सबसे पहला तो ये बता दूं मैं, इंडिया अलायंस जो गठन हुआ है वो एक ही मकसद से गठन हुआ है, ताकि बीजेपी को एक सीट में एक ऑपोजिशन का कैंडिडेट खड़ा हो। ठीक है। ताकि जो 60% जो बीजेपी का विरोध करते हैं, जो वोटर बेस है इंडिया में, उनको एक ही जगह मतदान देकर जो संविधान विरोधी जो ताकत है, जो देश में जिस तरह से भाईचारा को नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहा है, नफरत फैलाने का कोशिश कर रहा है, उनका खिलाफ 1-in-1 कैंडिडेट देने का ये मेन मकसद है। अब इसमें से गठबंधन बहुत सारे राज्यों में हुआ है, बहुत सारे राज्यों में नहीं हुआ। ये गठबंधन को मैं सीट एडजस्टमेंट कहता हूं, क्योंकि पंजाब में नहीं हुआ आम आदमी पार्टी के साथ में। क्यों नहीं हुआ? वहां पे अपोजिशन स्पेस कांग्रेस के पास है। आप इसको राजनीतिक तौर पे आप इसको देखिए, अगर हम वहां पे अलायंस कर लेते आम आदमी पार्टी के साथ में, वेरी ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूं, आज ऑपोजिशन कौन खड़ा होता वहां पे पंजाब में? अकाली दल तो खत्म हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को हमारा ऑपोजिशन स्पेस दे दे वहां पे, ये नहीं हो सकता। बंगाल में देखिए, आइए क्या हुआ बंगाल में। अगर नहीं हो सका यहाँ पे अलायंस, वजह क्या था? एरोगेंस ऑफ ममता बनर्जी, जो उनका घमंड, अहंकार कि कांग्रेस को, सीपीएम को वो कोई जगह देना ही नहीं चाहती यहाँ पे। वो समझती है कि यहाँ पे अगर बाइनरी रहे, अगर हिंदू मुसलमान का बाइनरी जो बीजेपी के साथ में वो खेल रही है बंगाल में, तो उसका फायदा उनको मिलेगा, और जो है कि एक समुदाय का विशेष वोट बैंक जो उनके पास में पड़ा हुआ है वो उनके पास ही रहेगा। लेकिन ये टूटता हुआ नजर आ रहा है इस बार बंगाल में। मैं आता हूं उसमें बाद में चर्चा में।
आप आ जाइए। नहीं, मतलब मुझे एक बात बताइए, मतलब ये मानूं कि पंजाब में जो है आप टैक्टिकल तरीके से जो है वहां पर कर रहे हैं कि बीजेपी स्पेस ना ले ले, इसलिए टैक्टिकल एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। मैं एक मिनट मेरा छोटा सवाल जनार्दन है सर, मेरा छोटा सा, मेरा टिप्पणी कर सकता हूं। नहीं सर, एक मिनट, ये मेरा मानना है सर, मेरा मानना है कि हम अगर ऑपोजिशन में है वहां पे हम क्यों ऑपोजिशन स्पेस ऐसा एक पार्टी को दे दे, भारतीय जनता पार्टी को। नहीं सर, मैं तो नहीं वो छोड़िए सर, मैं तो क्या कह रहा हूं ना, आपने टेक्निकली ऐसा किया या फिर आपको लग रहा है कि नहीं टेक्निकल नहीं है, ये तो हो गया, या क्योंकि बंगाल में देखिए जो करता है भगवान सब भला के लिए होता है। अगर पंजाब में अलायंस नहीं हुआ और दिल्ली में हो गया, देखते हैं वक्त आएगा 4 तारीख को रिजल्ट बता देंगे। लेकिन अशोक जी ये सवाल भी तो जरूर पूछिए, जो नवीन पटनायक जी 10 साल तक नरेंद्र मोदी के फैन बनकर बड़े रहे उड़ीसा में, उनका ऐसा क्या हो गया कि उड़ीसा में उनका गठबंधन नहीं हुआ? तमिलनाडु में एआईएडीएमके में, मेरा बात खत्म कर दो, चलिए 2-3 सवाल पूछकर आपको दे रहा हूं। एआईएडीएमके को साथ में 10 साल तक नरेंद्र मोदी गठबंधन बना के चले, वहां पे जैसे ही मौका मिला वो एआईएडीएम को क्यों लात मार के फेंक दिए वहां पे? इसका सवाल भी तो पूछिए सर। जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और टीएमसी के साथ आप सवाल पूछ रहे, तो उड़ीसा में क्या हुआ और तमिलनाडु में क्या हुआ, ये भी तो लोगों को बताइए। आज देखिए देश का जनता एक चीज मांग रही थी 2019 से कि आप ऐसा कैंडिडेट खड़ा करो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ताकि हमको वोट देने में दुविधा ना हो। नहीं आप रिजल्ट में देखिएगा, उत्तर प्रदेश में यही रिजल्ट आएगा, बिहार में यही रिजल्ट, कमरू जी आप बहुत आगे निकल गए। मैं छोटी सी बात, जो आपने सवाल कहे ना वो मैं गुरु प्रकाश जी से जरूर पूछूंगा, लेकिन जितनी मेरी समझ है मैं एक बात आपको कर रहा हूं, और सवाल मैं छोड़ूंगा नहीं, सवाल बिल्कुल गुरु प्रकाश जी से पूछूंगा, लेकिन मेरी जितनी छोटी सी समझ है उसके अनुसार एनडीए का हिस्सा जो है वो एआईडीएमके तमिलनाडु में थी, लेकिन अब एआईडीएमके एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। ठीक है, दूसरी तरफ नवीन बाबू एनडीए का हिस्सा नहीं थे, उनको एनडीए में लाने की कोशिश हुई, वो नहीं आए, अब दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन जब आप इंडी गठबंधन के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो तस्वीर दूसरी है। आप लोगों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था, और मैं फिर कह रहा हूं आप लोग जो हैं बार बार अपना अपना एजेंडा सब पॉलिटिकल पार्टी का होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चन्नी में अभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना अरविंद केजरीवाल या तो ईमानदार हैं या करप्ट है, दो ही चीज हो सकती हैं, या तो अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल हैं या नहीं है, एक ही बात हो सकती है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दिल्ली में कांग्रेस वाले कहें नहीं अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, पंजाब में आप जाकर कहें कि पंजाब के नेता कहें अरविंद केजरीवाल तो करप्ट है जी, इसने जैसा शराब घोटाला वहां किया था वैसा शराब घोटाला यहां, तो ये तो जनता को बेवकूफ बनाना हुआ ना सर। यही तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या तो फिर अजीत पवार करप्ट है, अरे सर हेमंत बिश्व शर्मा करप्ट है, या तो फिर आज जिसका बगल में खड़े होकर रोड रैली कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी, सर आप अब नहीं आप किसका हिमायत कर नहीं, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। देखिए वो जब तक विरोध में थे इन्होंने गाली दी बीजेपी ने, और मैं मानता हूं, सुनिए मेरी बात सर, सुनिए, नहीं कमरू जी मेरी बात सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं ना, देखिए ये क्या होता है, पाला बदलने के साथ कैरेक्टर बदल जाते हैं, वो तो मुझे समझ में आता है, और वो हर पार्टी हर गठबंधन में होता है। जब तक अजीत पवार आपके पास थे, आपके साथ थे, तब तक अजीत पवार के ऊपर जितने भी आरोप बीजेपी लगाती थी आप कहते थे अरे ये तो पाक साफ है। अब क्या हो गया, अजीत पवार वहां पहुंच गए तो बीजेपी कहती है कि उनके ऊपर तो कोई केस ही नहीं बन रहा, और आप कहते हैं तो करप्ट आदमी था, तो ये तो एक अलग सर मेरी बात सुनिए ना, नहीं अरे अरविंद, अरे कमरू जी बात सुनिए, मैं फिर आपसे, चलिए छोड़ दीजिए ना ये सब, मैं पूछ रहा हूं चन्नी सही कह रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू सही कह रहे हैं कि वो लोगों को बरगला रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब में करोड़ों रुपए का रेत माफिया घोटाला हुआ जो आम आदमी पार्टी की जेब में गया। चन्नी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जैसा शराब घोटाला दिल्ली में किया था वैसा शराब घोटाला यहां भी करें। तो मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं, चन्नी और आपके जो नेता हैं सिद्धू साहब वो सही कह रहे हैं कि जनता को बरगला रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना बताइए, फिर मैं बीजेपी से भी पूछ लूंगा कि उन्होंने क्यों बरगला रहे हैं।
मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसको उदाहरण दे रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ का निर्वाचन से पहले महादेव का ऐप का घोटाला सर नहीं निकला। नहीं सर आज नहीं सर, उदाहरण नहीं सर, उदाहरण नहीं नहीं कोई नहीं इतिहास कमरू जी आज तक कमरू जी मतलब उसका कोई कमरू जी आगे तक कमरू जी का उदाहरण नहीं। कोई देखिए सीधी सा मालूम नहीं। कमरू जी इस मेरे इलेक्शन प्रोग्राम में महादेव कमरू ऐप का जी घोटाला कमरू जी गाड़ी मेरे प्रोग्राम का 4 नाम तारीख दो के टूक बाद है। कमरू जी मेरे किसी प्रोग्राम का नेता नाम के ऊपर में कमरू जी इल्जाम मेरे लगाए। प्रोग्राम का नाम दो टूक है, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कर सकते कि इधर का उदाहरण मैंने आपसे सीधे सपाट आप डक कर दीजिए। आप कह दीजिए ये तो हम सवाल का जवाब नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कह दीजिए पास। और मुझे पता है संजीव कौशिक के पास आऊंगा वो भी पास कर देंगे। और मैं जनता को यही दिखा रहा हूं कि इन सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं और मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप चन्नी साहब को सही बोलेंगे, क्योंकि आप आज चन्नी साहब को सही बोल देंगे तो कल को आप किस मुंह से मुंह दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल को। ये आप लोगों के गठबंधन जो है ना, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं ये जो गठबंधन है बीजेपी को हराने के नाम पर बना है, तो ये साफ साफ कहिए कि हमें तो बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हटाना है। बाकी जब कुछ गाय भाड़ में, कोई आदमी करप्ट करे तो करप्शन करना है तो करे, कोई आदमी रेत घोटाला करता है तो करे, हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, लेकिन दिल्ली की सत्ता हमको साथ साथ चाहिए, ताकि हम दिल्ली में जो पंजाब में कर रहे हैं वो दिल्ली में करेंगे, ममता दीदी जो बंगाल में कर रही है वो दिल्ली में करेंगी। सिंपल सी बात है। इस तरह का लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। कैसे? पंजाब में क्या हो रहा है, नहीं सर, पंजाब में क्या हो रहा है वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वहां के सरकारें, वहां के प्रशासन, वहां के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उसका सवाल जवाब करेंगे जरूर। लेकिन क्या गलत पंजाब में हो रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस दिल्ली में आने से यही सब करेगी, ये सवाल आप पूछ रहे हो? मैं तो यही पूछ रहा हूं तरीका से आप प्रेजेंट नहीं कैसे कैसे अब आप बताइए ना। सुनिए, अरे सुनिए सर, नहीं कमरू जी सुनिए, नहीं कमरू जी सुनिए ना। अगर मैं फिर कह रहा हूं, नहीं कमरू जी मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कमरू जी मैं फिर कह रहा हूं, नहीं मेरी बात सुनिए। यहाँ बैठे हुए कमरू जी कमरू जी पार्टी के साथ में कमरू जी हमने कोई जॉइंट मैनिफेस्टो दिया, कमरू जी नहीं दिया, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं, कंफ्यूजन है, मैं यही तो कह रहा हूं। और सुनिए, नहीं अरे बाबा, जब चन्नी साहब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो शराब घोटाले का हुआ है, 15 दिन के लिए उसको छूट मिली है दिल पंजाब, तो हम अगर कह रहे हैं तो उसमें क्या गलत हो गया? हम तो आपके नेताओं की बात आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब आप कहें तो सही है, हम कहें तो गलत है, ये कैसे हो सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूं, आप मुझे भी कह दीजिए, मैं कह रहा हूं आप कह दीजिए अरविंद केजरीवाल दूध के धुले हैं, मैं भी कह दूंगा, लेकिन पहले चन्नी साहब से तो कहलवा लीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू से तो कहलवा लीजिए। आपके चन्नी साहब कहते हैं कि वो भ्रष्ट आदमी है, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं भ्रष्ट आदमी है, और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम कह दें कि अरविंद केजरीवाल पाक साफ है क्योंकि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो सर ऐसी राजनीति मत कीजिए, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है। छोटा सा बात कर रहा हूं 10 सेकंड के लिए, बोलिए। 2013 में इतना ढिंडोरा आप लोगों ने करीब 2 से 2.5 साल तक कि 2G स्पेक्ट्रम में 1,74,000 करोड़ों का घोटाला हो गया। एक भी आदमी ऐसा बता दीजिए जो जेल के सलाखों के पीछे आज तक है। तो इसीलिए किसी राजनेता के ऊपर में इल्जाम आरोप, तो सर ये मुझे मत बताइए ना, हम इल्जाम लगा सकते हैं, हम सियासी है, अच्छा आप जर्नलिस्ट है, याद रखिएगा, आप सच्चाई को दिखाइएगा, लेकिन जो है कि गलत प्रसारण मत कीजिए, क्योंकि लाखों करोड़ों आदमी आपके अशोक जी का आज का ये प्रोग्राम दो टूक दिखते हैं। तो सर लेकिन आज 4 तारीख को बैठकर अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस गठबंधन में आ जाती वहां पे पावर में, तो कौन सा पार्टी क्या भूमिका रहेगा अलायंस में वो तो वक्त बताएगा। आपने जो कहा ना, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं, ठीक है ना, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं, क्योंकि आपने बड़ी साफ गोई से एक बात कही और ये देश को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा हम सियासी लोग हैं, हम तो आरोप लगा सकते हैं, यानी सियासी लोग आरोप ही लगाते हैं, सियासी लोगों के पास कुछ सच नहीं होता। और ये मैं फिर कह रहा हूं, देश की जनता में जो दो टूक आपने कहा है उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि ये चुनाव जीतने के लिए लोगों को बरगलाया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता इन सियासी लोगों के पास। और हम जर्नलिस्ट लोग जब कह देते हैं, हम अगर कह दें कि फलाना करप्ट है या कुछ है, तो हमको नहीं कहना चाहिए, हमको सबूतों के साथ बात करना चाहिए। लेकिन सियासी लोगों को किसी सबूत की जरूरत नहीं है, सियासी लोग जनता को इधर भी बेवकूफ बना सकते हैं, उधर भी बेवकूफ बना सकते हैं। ये कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का। लेकिन चलिए मैं गुरु प्रकाश पासवान जी आपके पास आता हूं। गुरु प्रकाश पासवान जी, ऐसे भाई आरोप तो आप लोग भी लगाते हैं, आपके ऊपर भी लगते हैं, और फिर वही बात है, इस तरह की गठबंधन की जो बात उन्होंने तमिलनाडु से करी, उन्होंने बाकी जगह से करी, उन्होंने ओडिशा से की। तो भाई गठबंधन तो ऐसी बनते हैं, जो कमरू जी की बात है, गठबंधन ऐसी होते हैं भाई, ठीक है, उनका एक बड़ा लक्ष्य है, लार्जर लक्ष्य है, और अपने अपने स्टेट में
एक दूसरे की सीट खींचने के लिए, अपनी ज्यादा ताकत बढ़ाने के लिए एक दूसरे के ऊपर सियासी आरोप लगा रहे हैं। तो ठीक है, उसको इतनी गंभीरता से क्यों लिया जाए? नहीं, देखिए अशोक जी, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि कमरू जी के साथ आधे घंटे का वन ऑन वन करने के बाद आप हम लोगों के पास आए, और मैं आशा करता हूं कि कमरू जी भी कहीं ना कहीं अपने हृदय में इस बात को नोट करके रखेंगे। दूसरा, देखिए अशोक जी, जो इंडिया अलायंस है, इसका मौलिक स्वभाव, इसका मौलिक चरित्र जो है बड़ा विचित्र रहा है शुरू से। और अशोक जी, आप भली भांति जानते हैं, हम तो पटना से लाइव हैं, और इसी पटना में इंडी गठबंधन को कंसीव किया गया था, कल्पना की गई थी कि इंडी गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा, प्रारूप कैसा होगा, नेतृत्व कैसा होगा, विचार क्या होगा। किसने किया था? श्रीमान नीतीश कुमार जी ने। कहां है नीतीश कुमार जी आजकल, मैं पूछना चाहता हूं। दूसरा, आइए उत्तर भारत में राष्ट्रीय लोकदल, हम सब जानते हैं राष्ट्रीय लोकदल चौथी, चरण सिंह जी, अजीत सिंह जी, और अभी लगातार उनका इतना राजनीतिक विरासत रहा है, आजकल वो कहां है, हम पूछना चाहते हैं आपसे। बहुत विचित्र है। देखिए, शुद्ध रूप से इनका एकमात्र एजेंडा है, और इंडी गठबंधन के एजेंडा से आज देश भी अवगत हो गया है। ऊपर से नीचे तक आइए ना, फारूक अब्दुल्ला जी क्या चाहते हैं? उनका बेटा उमर अब्दुल्ला आगे बढ़े। अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं? डिंपल यादव चुनाव लड़े। लालू यादव क्या चाहते हैं? उनका बेटा तेजस्वी नेता बन जाए, उनकी दोनों बेटी लोकसभा चुनाव लड़ जाए। उनको चैन नहीं है, दोनों बेटा को नेता बनाएंगे, दोनों बेटी को नेता बनाएंगे। तो ये इनका मूल स्वभाव है, मूल चरित्र है, जो कि बहुत विचित्र है। नहीं, हम बोलना चाहते हैं आपसे, एक तरफ 10 सेकंड दीजिएगा। नहीं 10 सेकंड, मेरा काउंटर क्वेश्चन, आप अपनी बात जारी रखिए, मेरा काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि आपने, हाँ, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जिनके सामने अपना बेटा, अपना बेटी, अपना नाती, और एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को अपना परिवारजन कहते हैं, और देश भी उनको मोदी का परिवार कहता है। तो हमारे पास पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और आने वाले 25 वर्षों का रोड मैप है। हम उसमें राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, देखिए, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन, सर, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन लीजिए गुरु प्रकाश जी। मेरा, आपने अभी नीतीश कुमार और जयंत चौधरी की बात की, आरएलडी की बात की। अब मेरा सवाल यह है कि आप ये आरोप जो उन पर लगाते हैं कि वो लोग जो हैं अवसरवादी हैं, जब आपके यहाँ भी नीतीश कुमार जैसे लोग हैं जो कभी इधर कभी उधर पलटते हैं, जयंत चौधरी जो कल तक वहां थे आपके हैं, तो फिर आपका गठबंधन भी अवसरवादी क्यों नहीं हुआ? वही तो पैमाने उसी पे भी लागू होंगे ना। नहीं, देखिए, अंग्रेजी में कहावत है अशोक जी, आप जानते होंगे, कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी में और इंडी गठबंधन में नेता कौन है, नीति क्या है, नेतृत्व क्या है, विचार क्या है, किसी को पता ही नहीं है। नीतीश कुमार जी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वहां पूरी हो सकती थी क्या? जयंत चौधरी जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वहां पूरी हो सकती थी क्या? लेकिन शुद्ध रूप से जो भी व्यक्ति जिनका जमीनी अस्तित्व है, आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया है। आज उन्होंने कहा है कि आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनावों में ममता बनर्जी और टीएमसी का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। तो एक तो इनका कॉमन थ्रेड हो गया परिवारवाद, दूसरा इनका कॉमन थ्रेड है तुष्टीकरण। और हम नहीं कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है टीएमसी सरकार के खिलाफ कि मुसलमानों को पॉलिटिकल कमोडिटी के रूप में उपयोग करना बंद करिए आप लोग। ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है। तो परिवारवाद को बचाओ, तुष्टीकरण को बचाओ और भ्रष्टाचार को बचाओ। तो 3 यार हैं इंडी गठबंधन के, 3 यार, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। और आज पूरे देश के सामने ये स्पष्ट हो गया है अशोक जी। ठीक है, परिवारवाद, तुष्टीकरण, मैं उस परिवारवादी वाली उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर वो उधर गिराने लगेंगे। मैं मूल मुद्दे पर अभी बना रहता हूं। आप कह रहे हैं आपका गठबंधन जो है, यानी एनडीए जो है, वो जो है बढ़िया है और वहां पर अवसरवादिता है। लेकिन सवाल फिर भी बड़े सारे जो है, जो कमरू जी ने पूछे, मैं उन पर भी आ जाऊंगा। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं बाकी 2 मेहमानों के पास भी जाऊंगा, बंगाल से पंजाब की ओर भी आऊंगा, क्योंकि पंजाब में जो हो रहा है, और जरा ये भी पूछूंगा पंजाब में कैसे डेमोक्रेसी है, ये भी थोड़ा सा पूछना चाहिए। आज सवाल उठता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो दूसरों को तानाशाह कहते हैं, और उनकी तानाशाही कैसी हो रही है वो भी जरा देखना चाहिए इस ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार-बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा
अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर वो कि मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब से बंगाल गठबंधन बेहाल, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से लगातार आम आदमी माफ कीजिएगा कांग्रेस और साथ साथ TMC आपस में लड़ रहे हैं, उसी तरह का कुछ हाल जो है पंजाब में देखने को मिल रहा है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार जो है वो एक दूसरे की टांग खिंचाई के कार्यक्रम लगातार जारी हैं, और इसी सब को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। मेरे साथ गुरुप्रकाश पासवान है, बीजेपी से कमरू चौधरी हैं, कांग्रेस के नेता संजीव कौशिक है, आम आदमी पार्टी राजनीतिक विश्लेषक समर्थक रमन मलिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजीव कौशिक, ये पंजाब को भी क्या ये माना जाए कि भाई टैक्टिकल है, ये आपस में लड़ लेंगे, बाद में अभी लड़ेंगे, एक को एका करेंगे? अशोक जी, ये चुनाव विधानसभा का है या लोकसभा का है? चुनना प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री चुनना है? राज्यों का चुनाव हो तो फिर राज्यों की बात करें हम। जब तमाम वो पार्टी प्रधानमंत्री का तो चुनाव है, लेकिन प्रधानमंत्री तो कौन होगा वो तो आप लोगों ने बताया ही नहीं है जी। वो आने दीजिए, वक्त बताएगा वो वक्त बताएगा। मैं जो पूछ रहा हूँ सीधा सवाल है कि आखिर ये चुनाव प्रधानमंत्री का है, लोकसभा का है या विधानसभा का है? आप चर्चा लेके बैठे हैं विधानसभा के जैसे कि आप लोग अलग अलग खानों में बटे हैं तो अलग अलग आप चुनाव लड़िए। सवाल ये है कि जब सारी पार्टियां अलग अलग सिद्धांतों वाली पार्टियां एक साथ मिलकर के कॉमन मिनिमम एजेंडा बना करके वो इस अलोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने की बात कर रही है। सवाल मेरा ये है कि अरविंद केजरीवाल करप्ट हैं कि नहीं है? मैं तो पूछ रहा हूं सिद्धू साहब की बात पूछ रहा हूं, मैं चन्नी साहब की बात पूछ रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि सिद्धू साहब यदि बेहतर राजनीति करने वाले होते तो पंजाब का बेड़ा गर्क नहीं करते। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं। सिद्धू साहब के वजह से कांग्रेस पार्टी ने जो खोया है वो किसको दिखाई नहीं दे रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने जो पंजाब का बेड़ा गर्क किया, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मैं तो कह तो रहा हूं। आप क्या इस स्ट्रेटजी को कौन नहीं समझ रहा है कि आप बार बार ये बात कहना चाहते हैं कि वहां पे कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को मिलकर लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ जाना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? तो राजनीति करने वाले लोग इतने मूर्ख नहीं होते हैं। वो शतरंज के जैसे सारी बातों को समझते हैं कि इसका किस बात का, किस कदम का असर कहां तक होता है। और बार बार ये बात हमको सुनने में आती है कि ये परिवारवाद। साहब कहां परिवारवाद के चक्कर में लगे हैं? मुद्दे पे नहीं जा छोड़ दीजिए ना, बात की आप कर दीजिए, छोड़ दीजिए ना, जवाब दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत अरे बच्चे होंगे तो फिर राजनीति में आएंगे हमारे। जब बच्चे ही नहीं होंगे तो राजनीति में कहां से आएंगे? और बच्चे जिनके हैं वो राजनीति में आ रहे हैं, खुलेआम है। कहिए तो लंबी श्रृंखला ऊपर से लेकर नीचे तक, चाचा भतीजा तमाम तरह के जो लोग बैठ करके इस तरह की बातें करते हैं उनका ही हम निकाल के बता देंगे। लेकिन इस पे नहीं जाना है, इस पे नहीं जाना है, पंजाब पे फिर आते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी और कमरू जी की एक बात बहुत अच्छी लगी थी। आपने कहा कि ये जो राजनेता तो मूर्ख थोड़ी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मूर्ख तो जनता होती है। नहीं,
मूर्ख तो जनता होती है। आप ये बात जनता तय कर रहा है आप ये बात दिल्ली में। नहीं, अभी मैं आप बता कह रहा रहे थे हूं, ना, मैं क्यों बता, हालांकि जनता मूर्ख होती नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जनता को मूर्ख समझा जाता है। दिल्ली में आप कह देंगे अरे हम तो साथ साथ हैं, अरविंद केजरीवाल तो बड़े पाक साफ हैं, और जनता दिल्ली की मान जाएगी। जबकि पंजाब में सिद्धू कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो है करप्ट है, चन्नी कहेंगे अरविंद के, और जनता मान जाएगी। तो आप लोग मूर्ख नहीं है, बिल्कुल सही बात है, आप लोग बहुत शातिर लोग हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जनता को मूर्ख मत समझिए, जनता को मूर्ख मत समझिया करिए। अशोक जी, अभी ब्रेक से पहले आप ये बात कह रहे थे कि राजनेताओं का मतलब राजनेता ऐसे ही आरोप लगाते हैं। मैंने नहीं कहा, तो कमरू जी ने कहा, और कमरू जी के बात को लेकर के आप ढिढोरा पीट रहे थे एक तरफ से। देश के प्रधानमंत्री जी पिछले 1.5 महीने से क्या कर रहे हैं? आरोपों की पुलिंदा ही तो लेके घूम रहे हैं। ये तो क्या नहीं कर रहे हैं? बीजेपी तो नहीं कह रही कि हम आरोपों, बीजेपी तो नहीं कह रही, वो तो आप कौन बातें नहीं कर रहे हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं? वो तो गठबंधन, वो तो मूल बात क्या है अशोक जी? मूल बात ये कह रहे हैं ना, बीजेपी तो नहीं कह रही कि हम आरोप हवा में लगा रहे हो, तो आप लोग स्वीकार कर रहे हो। अशोक जी, मूल बात यह है कि 6 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछड़ी है और जिस तरह से वो मुंह की खाई है, आखिरी चरण में जो सीटें हैं, निगाहें उसी पे है और उसी के लिए सारी कवायद है। अब उनके लिए सारे तंत्र जग गए हैं, तमाम तरह के, और अलग अलग तरीके का उपक्रम किया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो आप लोग मान लेता हूं, अभी आप लोग 4 तारीख तो दूर है, लेकिन मान लेता हूं आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हो 4 तारीख के, ठीक है ना, बड़ी बढ़िया पोजीशन में हो, तो जी टीवी पे बैन लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो बाकी खबरों से डर जाते हैं क्या आप? तो अशोक जी, आप ही बता दीजिए कि बाकी टीवी पर चैनलों पर क्यों नहीं बैन लगा? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं। अरे मैं आपसे कुछ तो होगी बात ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, कुछ तो बात होगी ना, मैं बता देता हूं। बाकियों को क्यों नहीं? नहीं, बाकियों को क्यों नहीं, मैं बता देता हूं। हाँ बताइए। मैं बता देता हूं, बाकियों को इसलिए नहीं क्योंकि जी टीवी लगातार जो है आम आदमी पार्टी की पंजाब में एक्सपोज कर रहा था। बाकी चैनल जो है वो आपके विज्ञापन चल रहे थे। आम आदमी पार्टी बाकी चैनलों में दब के विज्ञापन दे रही थी। अशोक जी, अभी तक तो पत्रकार ही पक्षकार का काम कर रहा था, लेकिन जब पूरा सिस्टम ही, पूरा संस्थान ही यदि पक्षकार का काम करने लगे तो निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं होती है। इससे पहले भी हुई है, आज भी हो रही है और आगे भी होगी। मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी टीवी को आपने प्रतिबंधित कर दिया, बड़ा बढ़िया काम किया, कमाल की बात कर रहे हैं। यदि वो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करे लगातार, यदि किसी मुद्दे को लेकर खींचने का प्रयास करे, वो आप तय करोगे प्रोपेगेंडा क्या होता है, और आप तय करोगे, बलकार जी तय करेंगे महिलाओं को नौकरी कैसे दी जाती है। अरे बलकार जी के वीडियो पर तो जाइए ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी अब इस लेवल पर गिर गई है, भारतीय जनता पार्टी की इस तरह का वीडियो जारी करता है। देश के वीडियो बलकार जी बनाए और भारतीय जनता पार्टी इस लेवल पे चली गई। गजब यार, बलकार जी, अरे आप सुनिए ना, आप लोगों का मॉडस ऑपरेंडी दिल्ली से चल रहा है। दिल्ली में आपका एक मंत्री जो है ऐसी महिलाओं का यौन शोषण करके उनका राशन कार्ड बनवाता था। अब ऐसा एक मंत्री जो है महिलाओं को नौकरियां दिलवा रहा है पंजाब में। सोशल मीडिया पे जो वीडियो दौड़ रहा है उस पर बात करेंगे, बात करते हैं कि हमारे कॉलर सोशल मीडिया पर और भारतीय जनता, आप जिम्मेदारी लेंगे? वो जो वीडियो है उसकी सत्यता की जिम्मेदारी आप लेंगे? मैं ले रहा हूं, लेंगे। बोलिए, मैं इस बात की भी जिम्मेदारी ले रहा हूं। सुनिए, मैं इस बात की भी जिम्मेदारी ले रहा हूं। कोई नहीं ले रहा। मैं इस बात की भी, सुनिए, मैं ले रहा हूं उस वीडियो की जिम्मेदारी, मैं ले रहा हूं। बताइए, अगर झूठा हुआ, मैं ले रहा हूं। अगर वो झूठा हुआ तो अशोक श्रीवास्तव के इसी शो में आके अशोक श्रीवास्तव के सामने बैठेगा, कान पकड़े में माफी मांगूंगा। और मैं ये भी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पंजाब में निवेश 85% कम हो गया, क्योंकि पंजाब बर्बाद हो गया, जैसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। वास्तव में जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं पंजाब बर्बाद हो गया, क्योंकि वहां 80% मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। परसों इलेक्शन है और आज इतनी बौखलाहट। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं अशोक जी, परसों इलेक्शन है और आज इतनी बौखलाहट। तमाम भारतीय जनता पार्टी के सारी इकाइयां जग गई। जिम्मेदारी ले रहा हूं। राजनीति में, सुनिए, राजनीति में मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। राजनीति बलकार जी के मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, क्योंकि बलकार ने काम किया। इसी तरह से आपने राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। डिनाई किया था, लेकिन बाद में आपने खुद जो है अपने उस मंत्री को हटाया जो महिलाओं का यौन शोषण करके राशन कार्ड बांट रहा था। थोड़े दिन बाद आप बलकार को भी मानेंगे। लेकिन रमन मलिक ये सब बीजेपी का एजेंडा, भाई ये सब, इसमें कुछ सच नहीं है, ये सब बीजेपी का एजेंडा है। और अगर कोई चैनल इस तरह की खबरें दिखाता है जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो उस पर बैन लगाया जाएगा। उसमें तकलीफ क्या है? उसमें कोई तानाशाही थोड़ी आ गई। म्यूट पर है रमन मलिक। अशोक की आवाज आ रही है जी? अब आवाज आ रही है जी? आ रही है। बोलिए। चलिए, आपका धन्यवाद, और आपके शो पे आके अच्छा लगा। देखिए, बात इतनी सी है कि ये इंडी अलायंस नहीं है, ये हीरा मंडी है।
और यहाँ पे मुजरा ही हो रहा, क्योंकि दिस इज अ डांस, देश के प्रधानमंत्री के डांस ऑफ शेमलेसनेस। देख रहा है और सुन रहा है इस बात। ये शेमलेसनेस का डांस है, और उसकी वजह ये है अशोक भाई कि राजनीति में दो शब्द हैं, राज और नीति। इनको सिर्फ राज करना है, नीति इनके पास है ही नहीं, अपने लिए ही नहीं है। दूसरी चीज, जिसको आप डिक्टेटर बोल रहे हैं कि भारत के अंदर पिछले 10 साल से डिक्टेटरशिप चल रही है, 10 साल में कौन सी नेशनल टीवी चैनल जो रिस्पॉन्सिबली काम कर रही है उसके ऊपर बैन लगाया गया साहब? हमारा ये जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, उसमें अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसी चैनल के साथ मतभेद होता है या उनका विषय पे किसी पे भेद होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा उस चैनल को बायकॉट कर देते हैं। लेकिन जब आप एक चैनल के ऊपर बैन लगा देते हैं तो 1975 की याद आती है, इमरजेंसी। ये डिक्टेटरशिप में होता है। दूसरी चीज, आप आम आदमी पार्टी की अभी बात कर रहे थे, इनसे बंधु से पूछिए कि अगर अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर नहीं तो क्या है? संस्थापक सदस्य सारे उठा के फेंक दिए गए, बाहर निकाल दिए गए। एको अहम द्वितीय न कोई, तो रावण ने भी बोला था, इंदिरा ने भी बोला था, तो वो उनका क्या हाल हुआ ये भी देखा इन्होंने। अब आप बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी के और चुनाव के लिए। अगर चुनाव में आपके पास एक पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल सही कहा कि ये चुनाव किस लिए हो रहा है, प्रधानमंत्री चुनने के लिए हो रहा है या विधानसभा के लिए हो रहा है, तो साहब यही तो बात होती है कि जब आप डिस्कशन में जाते हैं, आप अपने फेवरेबल पोजीशन के ऊपर यूं करके जंप कर जाते हैं गोल पोस्ट लेकर। तो अगर चुनाव प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है तो आपका प्रधानमंत्री इस डॉट डॉट अलायंस का है कौन? या तो ऑड और इवन कर रहे हैं तो वो बताइए जनता को, ताकि जनता को पता तो लगे कि इस खिचड़ी में दाल कौन है, चावल कौन है, नमक कौन है, पानी कौन है। और मैं ये जानता हूं और जनता ये जानती है, इस खिचड़ी में एक और एलिमेंट है और वो है जमाल घोटा। वो जमाल घोटा जनता नहीं खाना चाहती, क्योंकि उसके बाद दस्त लगेंगे इकोनॉमी को भी, देश की अस्मिता को भी, डिफेंस को भी, क्योंकि आपके पास पॉलिसी नहीं है। मेरा सिंपल एक पॉलिटिकल साइंस होने का स्टूडेंट होने का एक मेरा सवाल है कि आपका जो विजन डॉट डॉट अलायंस का जो विजन है मेरे देश के लिए, अगले 5 साल का क्या है, अगले 10 साल का क्या है। और जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि जी मैं 2047 तक देख रहा हूं, तो आप भी अपना विजन पेश करिए। ओके, कि आप भारत को कहां देखना चाहते हैं, कैसे लाएंगे वहां तक। ठीक है, ये आपके पास कुछ नहीं है। जब आएंगे तो सोचेंगे। तो मैं क्या बीरबल की खिचड़ी के ऊपर वोट दूंगा साहब? ओके, ठीक है, ठीक है, मैं इस सवाल को लेकर आगे बढ़ूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद आपने जो सवाल उठाया उस सवाल को लेकर मैं इस डिबेट में आगे बढ़ूंगा। बने रहिए मेरे साथ, 2 टूक देखते रहिए। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires.
Seat, crafted for the curious. हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में पंजाब से बंगाल गठबंधन का बुरा हाल, गठबंधन बेहाल, आपस में नेता लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। और चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कमरू चौधरी जी, जो अभी रमन मलिक जी ने एक बात कही, देखिए रमन मलिक जी की बात को छोड़ भी दीजिए, मैं उसको उसके आगे आप लेकर आता हूँ। पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे, जो जनता जो मैंडेट देती है वो एक स्थायी सरकार के लिए देती है। उसको लगता है कि एक स्थिर सरकार हो, स्थायी सरकार हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभाओं का चुनाव हो। दो एक उदाहरण छोड़ दे तो लगभग लोग इसी तरह के क्लियर कट मेजोरिटी के लिए वोट देते हैं। सवाल ये कि जब गठबंधन आपस में, भले ही आप जो हैं एक टैक्टिकल मूव के तहत, या भले ही जो है वो आप बाद में मिल लेंगे, अभी तो हमको जो है आपस में लड़ लेंगे, इस तरह का करें, लेकिन जनता तो ये सब देखेगी तो उसके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा। कैसे मान ले कि एक स्थिर और स्थायी सरकार दे पाएंगे आप लोग? देखिए अशोक जी, बहुत बुनियादी सवाल आपने पूछा है कि संविधान जब बनाया जा रहा था तो किस टाइप का डेमोक्रेसी होगा, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी या सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी। हमने चूज किया है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का तहत। देखिए आप 98 का देख लीजिए, वाजपेयी सरकार गिरी थी जब एक वोट का कमी की वजह से वाजपेयी सरकार गिर गई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा एक देश को एक नया दिशा मिला। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, हमारे बहुत सारे स्कीम उन्होंने स्टार्ट किया जो सही है। जो हमने 91 में लिबरलाइजेशन किया, वाजपेयी जी उसको कंटिन्यू करते हुए आए। 2004 से लेकर 2014 तक एक मनमोहन सिंह जी का जो सरकार है, उसने गरीबी लगभग 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया। उसको आगे चलते हुए नरेंद्र मोदी जी अपना सरकार चलाए 2014 से 19, अब 24 में आकर फिर दावेदारी कर रहे हैं कि हमको और एक बार दीजिए मौका। लेकिन यहां सवाल उठता है कि किस तरह से आपने 10 साल का सरकार शासन आपने किया। 2014 से आइए 2016 में आपने नोटबंदी किया, आपने एक ऐसा GST चालू किया जिसमें कि लोगों का कफन तक का GST चाहिए, गंगा जल को भी खरीदने के टाइम में GST देना पड़ रहा है। तो ये उदाहरण का तौर में 2020 में किस तरह से कोविड में आपने सटल लोगों को तकलीफ पहुंचाया, आपका प्रशासन उस टाइम में था। लेकिन बहरहाल उस बात पे भी मैं नहीं जा रहा। आप आइए, ऑपोजिशन यहां पे अगर 10 पार्टी 50 पार्टी लेकर अगर सरकार में आ रही है, अगर गिरती है, संविधान में ये दिया हुआ है कि भाई फिर से सरकार चूज करके फिर से निर्वाचन होगा, फिर से आएगा। लेकिन ये तो नहीं है कि पाकिस्तान का जैसा कोई डिक्टेटर आकर आर्मी को लेकर बोलेगा कि भैया हम चलाएंगे गद्दी, ये ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए, हम नरेंद्र मोदी को चूज करने के लिए चुनाव नहीं है, हम अपना प्रतिनिधि, अपना एरिया से प्रतिनिधि को चूज करके भेजेंगे। अब वहां पे सरकार बनती है कि नहीं बनती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन संविधान के तहत ये सरकार बनेगी। दूसरी बात अशोक जी, मैं जस्ट 10 सेकंड लूंगा। जहां पे 85% आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट पंजाब में गिर गई है, ये बात एकदम सही है। लेकिन उदाहरण के तौर में ट्रिपल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसका पर कैपिटल GDP आज है $994 वही पश्चिम बंगाल का है लगभग $1800। वही पंजाब में कमरू जी आप कंफ्यूज करने में बड़े माहिर हैं। मैं मानता हूं आप बड़े पहुंचे हुए धुरंधर नेता, इसलिए आप कंफ्यूज करने में सर सुनिए सर, जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए ना।
नहीं तो आप पर कैपिटा नहीं पर कैपिटा अगर आप पर कैपिटा की सर अगर आप पर कैपिटा की बात करेंगे ना सर अगर आप पर कैपिटा की बात सर सुनिए तो सही नहीं एक मिनट नहीं सर छोटा सा मेरा सर अगर आप पर कैपिटा की बात करेंगे तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं आप जिन अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सरकार के समय पर कैपिटा इनकम क्या था उत्तर प्रदेश का वो भी जांच लीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। मैं मेरे पास जी देखिए सुनिए आज ये चुनाव जो है हमारे लिए विपक्ष पार्टियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है ये वाला, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि लोगों का अंदर में एक डर दहशत फैला हुआ है। 10 साल का जो शासन हमने देखा है वो आप ठीक है 2024 ठीक है आप 10 साल के आप कह रहे हैं कि 10 साल का जो शासन था उसके खिलाफ में एक जो है एक के खिलाफ एक वो कैंडिडेट देने की कोशिश हुई और आप इस सरकार को हटाकर इस तरह की डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ठीक है। गुरु प्रकाश पासवान जी वो कह रहे हैं कि भाई एक के खिलाफ एक जीतेगा, उसके बाद सरकार अगर बन पाएगी तो ठीक है, अगर बनाएंगे, अगर गिर जाएगी तो डेमोक्रेसी में दोबारा चुनाव होते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? गठबंधन की सरकार अटल जी ने भी चलाई थी, अगर गठबंधन की सरकार चल जाएगी तो ठीक है, गिर जाएगी तो दोबारा चुनाव हो जाएंगे। नहीं देखिए ऐसा है अशोक जी की ये लोग जब अटल जी का नाम लेते हैं तो मुझे ठीक नहीं लगता है। गठबंधन धर्म के समान होता है, कोलिशन धर्म, ये शब्द कब आया था मैं पूछना चाहता हूं। ये लोग लेकर के आए थे क्या? इंडी गठबंधन के लोग लेकर के आए थे क्या? भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि गठबंधन धर्म के समान होता है और उन्होंने इस देश की राजनीति को सिखाया है, इस देश की राजनीति में एक लकीर खींची है कि गठबंधन की राजनीति हो सकती है। तो कृपा करके माफी आपसे मांगता हूं, लेकिन अटल जी के गठबंधन की तुलना अपने इस फर्जी गठबंधन से आप लोग ना करें तो ही बेहतर होगा। केरला में लड़ेंगे, बंगाल में लड़ेंगे, दिल्ली में लड़ेंगे, पंजाब में लड़ेंगे, अपने बेटे बेटी को बढ़ाएंगे। इस गठबंधन की तुलना कृपा करके आप लोग अटल जी गठबंधन से ना करें, पहली बात। दूसरी बात, कमरू जी कह रहे थे 2014 से 24 में क्या हुआ? अरे 4 करोड़ आवास नहीं बने क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। 30 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से निकाला है, नहीं निकाला है? 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते खोले कि नहीं खोले? 12 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का कनेक्शन मिला कि नहीं मिला है? ट्रिपल तलाक का एबॉलिशन हो, 370 को हटाने की बात हो, 500 साल के बाद, 500 बरस के बाद रामलला की जन्मभूमि पे रामनवमी का भव्य त्योहार मना है, तो अब मना है। तो मुझे लगता है कि आपसे हमें प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। 14 से 24 के बीच में क्या काम हुआ है देश की जनता भली भांति जानती है। 2019 में हमें 2014 से बड़ा मैंडेट मिला था, मैं बताना चाहता हूं आपको, और 2024 में 4 जून को 400 पार का आशीर्वाद जनादेश हमें मिलने वाला है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपसे इंडिया लाइन से किसी प्रकार की कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। देश में संविधान सर्वोच्च है, देश की जनता सर्वोच्च है। ओके 10 सेकंड जल्दी से मैं बोलूं? एक मिनट सर, एक मिनट जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को यदि याद रख रहे हैं गुरु प्रकाश भाई, तो उनके और सिद्धांतों को भी याद रखते। राजधर्म भी उन्होंने बताया था, उन्होंने यह भी बताया था कि किस तरह की राजनीति की जानी चाहिए। वैसी राजनीति को वो चिमटे से छूना नहीं चाहते थे, उस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी आज गले लगाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जिस पिलर को लेकर के अपने साथ चलते थे, सारे पिलर को एक एक करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जिस आधार पर मार्गदर्शक मंडल में दिखाया गया 75 साल के बाद में, अब वो नियम लागू नहीं होता। बाकी सारी बातें भी याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अटल जी की बातों को आपको स्मरण रखना चाहिए, और अटल जी को भारत रत्न मिला है। अटल जी की राजनीति और आम आदमी पार्टी के सिंपैथाइजर होने के नाते आप अटल जी को याद करिए। मैं आपसे भी कहूंगा कि अटल जी की विरासत को फॉलो करने वाले लोग आम आदमी पार्टी की राजनीति को भाई साहब आप याद रख लीजिए, हम तो याद रखें। आम आदमी पार्टी को भी हम लोग चिमटे से छूना पसंद नहीं करेंगे। एक व्यक्ति इतना तानाशाह है जो अपने आप को आजीवन आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता है। ध्यान रखिए इस बात का। अटल जी डेमोक्रेट थे, अटल जी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, अटल जी का संविधान में आता था। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी का सर्वा परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, इससे बड़ा दुश्मन लोकतंत्र का कोई नहीं हो सकता। अशोक जी बताना। ओके चलिए, दुश्मन कौन है लोकतंत्र का, लोकतंत्र का मित्र कौन है, तानाशाह कौन है, तानाशाह कौन नहीं है, कौन संविधान बचाएगा, कौन संविधान को जो है खत्म करेगा, ये सारी डिबेट जो इन चुनाव में चलती रही और मुझे लगता है अभी चलती रहेगी। फैसला 4 जून तक आएगा, 4 जून का इंतजार करना है, पर 1 तारीख तक तो ये माहौल बना रहेगा। लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जरूर हुई जो कमरू जी ने कही, जो सामने आई कि राजनेता आरोप लगा देते हैं। कमरू भाई ये बात याद रखूंगा, अगली बार आप जब आरोप लगाएंगे तो फिर ये भी मैं सवाल उठाऊंगा। लेकिन बहरहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।